हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइंड गेट। तो जैसा आपको स्लाइड में दिख रहा होगा, सिस्टम इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये दो सब्जेक्ट हैं मैं आपके कंप्लीट कराऊंगा। मेरा नाम अभय सिंह है और मैंने अपना मास्टर्स आईआईटी दिल्ली से किया है। 10 साल का मुझे गेट क्लासेस लेने का एक्सपीरियंस है। तो ये दोनों सब्जेक्ट हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे सब्जेक्ट हैं, वेटेज भी अच्छा है। ठीक है, सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे, सिलेबस क्या है उस पर भी बात करेंगे, है ना। और जो हम लोग की क्लास स्टार्ट होगी वो मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल के लास्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है ना, और लगातार हम दोनों सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना। तो ये एक तरीके से एक डेमो वीडियो टाइप से है ना। तो इसमें जो इस साल क्वेश्चंस आए हुए हैं 2025 में गेट में इन दोनों सब्जेक्ट से, वो मैं इस क्लास में सॉल्व कराऊंगा। करेक्ट। तो भाई स्टार्ट करते हैं, है ना। अच्छे सब्जेक्ट हैं, है ना। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात करें तो वो तो हम लोगों ने 12th में 11th में पढ़ी होती है। उसके बाद अगर IIT JEE की आपने प्रिपरेशन की है तो वहाँ पे भी पढ़ी होती है। ठीक है ना। तो वही सेम है, फोर्स, फ्रिक्शन, वो सब चीज़ें बदल नहीं जाएंगी, सेम है। ठीक है ना। तो वो थोड़ा फैमिलियर रहेगा, हम लोग पहले थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। हाँ, ये थोड़ा हम लोगों के लिए नया सब्जेक्ट है। कौन सा? सिस्टम इंजीनियरिंग। ठीक है ना। तो गेट की बात करें तो दो पार्ट होते हैं गेट के पेपर में, है ना। कौन सा होता है? एक जनरल एप्टीट्यूड और सब्जेक्ट पेपर। और सब्जेक्ट पेपर के ये दो सब्जेक्ट है हमारे, कौन कौन से? सिस्टम इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अगर हम वेटेज की बात करें तो इसका सिस्टम इंजीनियरिंग का अराउंड 4 to 6 मार्क्स हमारे आ जाते हैं। ठीक है ना। 2 से 4 क्वेश्चन तक हमारे आते हैं। ठीक है ना। ठीक है ना, क्वेश्चन। ठीक है ना, मार्क्स। और अगर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात करें तो 3 to 5, है ना, 2 to 3 क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं। ठीक। कभी कभी कम ज़्यादा भी हो जाते हैं, कभी कभी ये 8 नंबर का भी आया है। ठीक है ना। ठीक है ना, यानी कि 5-5 क्वेश्चन भी आए हैं। और कभी कभी जैसे इस साल 2025 में एक ही क्वेश्चन आया 2 मार्क्स का। ठीक है। तो जब इस साल कम आया तो होपफुली अगले साल जो 2026 का पेपर होगा उसमें ज़्यादा आएगा। ठीक है ना, नॉर्मली ऐसा होता है। बाकी इंपॉर्टेंट है देखो, ठीक है ना, क्योंकि दोनों मिला के 10 से 12 नंबर का कवर करते हैं, यानी कि 10% के राउंड आपके पेपर का वेटेज, 100 में से 10 नंबर हमारे ये दो सब्जेक्ट कवर करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो भाई स्टार्ट करते हैं हम लोग, देखते हैं पहले तो भाई सिलेबस क्या क्या है, हम लोग क्या क्या कवर करेंगे सिस्टम इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें, है ना। तो देखो, सिस्टम इंजीनियरिंग में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 मेथड पढ़ेंगे हम लोग। वैसे तो ये चारों, ये जो सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है ना, जो मैं अभी लिखने वाला हूँ, ग्राफिकल, ठीक है ना, और सिंप्लेक्स आपने नाम सुना होगा, पढ़ा भी होगा। ठीक है ना, सिंप्लेक्स, ग्राफिकल मेथड, सिंप्लेक्स मेथड, ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट, ये सारे क्या हैं? ठीक है ना, ये सारे के सारे आपके लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के मेथड है। ठीक है ना, LPP बोलते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है ना, उनको सॉल्व करने के मेथड है ग्राफिकल मेथड, सिंप्लेक्स मेथड, ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट। ठीक। अब ये दोनों अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि आपके सिलेबस में भी अलग से लिखा हुआ था, तो मैंने भी अलग से लिख दिया। ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, इस साल का जो क्वेश्चन आया है वो भी इसी से ही आया है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, और इस साल का जो क्वेश्चन आया है वो भी इसी से ही आया है। ठीक है ना, इसी से। ठीक है ना, ये सारी मेथड इंपॉर्टेंट है, इससे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा LP से। ठीक है ना, शॉर्ट में LP बोलते हैं इसको। उसके बाद अगर हम बात करें तो इन्वेंट्री मॉडल्स। ठीक है ना, तो इन्वेंट्री क्या होती है? स्टॉक इन हैंड। और इन्वेंट्री मॉडल की अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे होते हैं, है ना। जैसे कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वाला मॉडल, है ना, शॉर्टेज मॉडल, प्राइस ब्रेक मॉडल, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल, है ना। तो हम लोग सारे पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है, अच्छा है। इन्वेंट्री क्या होती है? स्टॉक इन हैंड। आपने अपने घर में जो 10 किलो आटा रखा है, रोज रोटी बनाने के लिए जो आटा रखा है वो इन्वेंट्री है। ठीक है ना, तो बस वही हमें पढ़ना है कि कोल माइन में हम लोग कैसे इसका, इन कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, नेटवर्क एनालिसिस, तो प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम निकालते हैं हम लोग, क्रैशिंग करते हैं। ठीक है ना, इसमें 2 मेथड पढ़ेंगे हम लोग, एक PERT और एक CPM, प्रोग्राम एवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक, और एक होता है हमारा क्रिटिकल पाथ मेथड। ठीक है ना, इसी में होता है क्रैशिंग। क्रैशिंग से बहुत क्वेश्चन आया आपके प्रीवियस ईयर में। ठीक। क्यूइंग मॉडल्स, है ना, जिसको हम लोग वेटिंग लाइन थ्योरी भी कहते हैं। जैसे कि आप कहीं सर्विस लेने जा रहे हो, है ना, जैसे कि आपके कोल माइन में ही गाड़ियाँ लगी हुई हैं लाइन से। ठीक है ना, कि कोल उसमें भर के फिर जाना है बाहर। ठीक है ना, माइन से नीचे से ऊपर, तो कितना वेटिंग टाइम लग रहा है। ठीक है ना, तो हम क्या करें कि 3-4 पिकअप पॉइंट बना दें। ठीक है ना, उनको सर्वर बोलेंगे। ठीक है ना, तो कितना लग रहा है, कितना हम लोग सस्टेन कर सकते हैं कि हाँ कि भाई इतना टाइम लेट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, काम चल जाएगा। तो उसके हिसाब से हमें पढ़नी रहती है क्या? क्यूइंग मॉडल। ठीक है ना, सर्वर और सर्विस दोनों इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक,
नेक्स्ट अगर हम बात करें डिसीजन ट्री, ठीक है ना, रूट कॉज एनालिसिस, फॉल्ट ट्री एनालिसिस, डिसीजन ट्री एनालिसिस, है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलायबिलिटी कि भाई कितनी रिलायबल है, कि आप एक बल्ब खरीद के लाए हो, आपने लगा लिया ऐसे एकदम बाहर, आपको कितना रिलायबल है, ये चलेगा बल्ब, ठीक है ना। जैसे कि चाइनीज़ आइटम लेके आते हो, खिलौने लेके आते हो, तो उनकी रिलायबिलिटी कम होती है, ठीक है ना। जो अपने मेड इन इंडिया वाले होते हैं उनकी रिलायबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक। तो रिलायबिलिटी निकालना, कॉन्सेप्ट रिलायबिलिटी का क्या होता है, ठीक है ना। सिस्टम की रिलायबिलिटी क्या होती है, पैरेलल सिस्टम, है ना, सीरीज में लगे हुए हैं कंपोनेंट, तो रिलायबिलिटी क्या होगी सिस्टम की, दोनों मिक्स लगे हुए हैं, है ना। मेंटेनेबिलिटी और अवेलेबिलिटी, कि कितना ईजी है आपकी मशीन को मेंटेन करना, ठीक है ना, अपने सिस्टम को मेंटेन करना, और आपका सिस्टम कब कब अवेलेबल है, ठीक है ना। कि पता चला कि हमें जब रिक्वायरमेंट है तब अवेलेबल ही नहीं रहता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ी रहती है, तो क्या ही उसकी अवेलेबिलिटी है, ठीक है, कुछ नहीं। तो इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे हम लोग इससे, ठीक है ना। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या था, इंजीनियरिंग, सिस्टम इंजीनियरिंग वाला पार्ट, ठीक है ना। आप देखोगे तो ये सब्जेक्ट जो है मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड है, ठीक है ना। कोई भारी जैसे थर्म क्या कहते हैं आप सब्जेक्ट पढ़ोगे, केमिकल थर्मल इस टाइप के, ठीक है, तो उस टाइप के इसमें भारी कॉन्सेप्ट नहीं होते, सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है ना। एप्टीट्यूड की तरह लगते हैं सवाल, लेंदी होते हैं, प्रोसेस लंबी होती है, मेथड लंबे होते हैं, लेकिन अगर आपने एक बार समझ लिया तो आपका काम हो जाता है, ठीक है ना। मतलब बहुत बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपने एक बार अच्छे से समझा, एक बार रिवाइज किया, 4-5 क्वेश्चन लगा लिया, आपके मेथड दिमाग में छप गया, एप्टीट्यूड टाइप का, ठीक है ना। जैसे आपसे आज भी कोई पूछे कि 10 सेब इतने रुपए के आते हैं, पाँच पेन इतने रुपए के आते हैं, तो 2 सेब और 3 पेन कितने के आएंगे, तो आप उसके लिए उसके कॉन्सेप्ट में नहीं जाओगे कि उसका रूल देखो जाके कैसे निकालते थे, कम ज़्यादा करते क्या करते थे, ठीक है ना। आप तुरंत लगा दो, क्यों, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक बार समझ लिया, ठीक है ना, काम हो गया बस। उसी तरीके से ये सब्जेक्ट है पूरा एप्टीट्यूड टाइप का, ठीक है, सारे टॉपिक, ठीक है ना। और मैथमेटिक्स अब देखोगे तो इसमें रिलायबिलिटी, इसमें प्रोबेबिलिटी लगेगी, ठीक है ना। क्विंग थ्योरी थी वो प्रोबेबिलिटी वाला है, इन्वेंट्री में आपकी प्रोबेबिलिटी लगेगी, ठीक है। तो लेंदी मेथड्स, ठीक है ना। अगर हम लोग अभी बात करें तो आपके पास अभी टाइम बहुत है ना। अभी तो हम लोग मार्च में हैं, आपके पास टाइम है अगले साल फरवरी तक, तो बहुत सारा टाइम है। और इतने लंबे टाइम के लिए अपने आप को मोटिवेट रखना बहुत बड़ी बात है, नहीं रख पाता कोई, ठीक है ना। इसलिए आप अपने आप को कम मोटिवेट रखो, मतलब एक बैलेंस तरीके से चलो, ठीक है। 2 काम जरूर करो, मेरी क्लास हो चाहे किसी की भी क्लास हो, कि जो भी क्लास आज होती है जैसे, तो अगले दिन जब भी लेक्चर लेने जाओ नेक्स्ट लेक्चर, तो उससे पहले जो क्लास में हुआ उसको 15 मिनट में रिवाइज करो। उसका फ़ायदा ये होता है कि चीज़ पक्की हो जाती है, और अगर कोई डाउट है तो तुम नेक्स्ट क्लास में ही पूछ सकते हो, पहली चीज़। और जो भी मान लो कोई एक टॉपिक, सब्जेक्ट का कोई टॉपिक कंप्लीट होता है, कि मान लो हमने लीनियर प्रोग्रामिंग कंप्लीट करा दी, ठीक है ना, 6 लेक्चर लगे, तो उसके बाद आप क्या करो, उसके क्वेश्चन जरूर लगा लो, उसको मत डिले करो, ठीक है ना। ये 2 काम करते रहो। उसके अलावा वीक में 2 या 3 दिन डिसाइड कर लो कि हमें 5-5 घंटे लगातार बैठ के पढ़ना है, बाकी 4 दिन या 6-5 दिन हमें कुछ नहीं करना है, हम नहीं खोल के देखेंगे गेट के लिए। लेकिन हाँ, 2 से 3 दिन, अगर आप बहुत जल्दी ग्रैस्प करते हो तो 3 दिन, धीरे धीरे करते हो तो 2 दिन, ठीक है ना। ठीक, तो ये मैं आपको बता रहा था क्योंकि अभी बहुत टाइम है, पूरे साल भर खुद को मोटिवेट रखना एक बहुत बड़ा टास्क है, ठीक है ना। नॉर्मली नहीं हो पाता है इतनी मेहनत, ठीक। तो क्या होता है कि कर लेंगे और कुछ नहीं के चक्कर में कुछ नहीं होता है, ठीक। तो भले ही ये नहीं कि हाँ आज नहीं पढ़ पाए, 1 घंटे में क्या पढ़ेंगे, 2 घंटे नहीं, जितना हो पाए उतना करो, है ना। फिक्स कर लो ना, सबसे आसान है कि भाई 3 दिन पढ़ेंगे, 4 दिन नहीं पढ़ेंगे। 4 दिन कॉलेज का काम, कोई कॉलेज वाले बच्चे भी होंगे, ठीक है ना, कॉलेज वाला काम करेंगे, ठीक है ना, प्रोजेक्ट है, असाइनमेंट जो भी है वो करेंगे। और नहीं है कुछ कॉलेज में काम, कॉलेज में कितना होता है हम सबको पता है, ठीक है ना। तो ऐसा करेंगे, घूमो फिरो, मूवी देखो, ठीक है ना। लेकिन 2 से 3 दिन टाइम निकालो, और इतना आप कर सकते हो लगातार। तो आप देखोगे जब लास्ट के 3-4 महीने बचेंगे, जब आपको अपनी गियर चेंज करना पड़ेगा पढ़ाई का, ठीक है ना, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, रिवीजन ज़्यादा करना पड़ेगा, प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो आप देखोगे कि आप मैक्सिमम सब्जेक्ट पहले से ही कंप्लीट कर चुके हो, इसी बहुत आराम से, हफ्ते में 2-3 दिन का टाइम देके ही, ठीक है ना। आपका एफर्ट बहुत कम हो जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपका मन और लगेगा पढ़ने में। जब क्या होता है, स्टार्टिंग के 6-7 महीने आप ना पढ़ो और लास्ट में देखो कि अरे पूरे के पूरे 12 सब्जेक्ट पढ़ना है, अरे मैथमेटिक्स भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, एप्टीट्यूड भी पढ़ना है, तब फिर इंसान पहले ही हथियार डालना चालू कर देता है, ठीक है ना। तो वो नहीं करना है, जितने ज़्यादा सब्जेक्ट हो सके, ठीक है ना। जब आप 4 महीने आपके एग्जाम करे जाएं, उससे पहले कम से कम 60% तो आप पढ़ लो और कर लो, और वो आराम से कर सकते हो आप वीक में 2 या 3 दिन का टाइम देके, ठीक है ना। बस ये काम जरूर करते रहना कि जो टॉपिक खत्म हो उसके क्वेश्चन जरूर लगाना, ठीक है ना। ज़्यादा देर नहीं लगते, 2 घंटे में आप लगा लोगे 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन बहुत होते हैं, ठीक है ना।
बाकी फिर जो आप 2 दिन 3 दिन निकाल रहे हो उसमें आप और प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो। तो ये तो हमारी इंजन सिस्टम इंजीनियरिंग की बात थी, मैंने कहा थोड़ा सा बता दूँ कि मुझसे आप पहली बार पढ़ोगे, ठीक है ना। अप्रैल के लास्ट वीक में क्लास स्टार्ट होगी। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स तो जैसा सिलेबस है, फोर्स, फ्री बॉडी डायग्राम, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ट्रसेस एंड फ्रेम, हो सकता है ये नया हो कुछ लोगों के लिए, फ्रिक्शन फोर्सेस, पार्टिकल काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स और बीम एनालिसिस। बीम एनालिसिस भी आपके लिए थोड़ा नया हो सकता है, ठीक है ना। तो इसके अलावा भी कुछ टॉपिक होंगे जैसे इलास्टिसिटी और क्या कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वो भी जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी हम सब कवर करेंगे, ठीक है ना। सारे टॉपिक कवर करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन लगाएंगे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे जितने भी हमारे पास होंगे, जितने भी इंटरनेट पे अवेलेबल होंगे, ठीक है ना। सारे हम जितने भी पेपर अवेलेबल होंगे सारे हम लोग लगाएंगे। क्लियर है बात। तो ये तो हमारी बात थी सिलेबस की, ठीक है ना। ध्यान रखना कि इंपॉर्टेंट है, वेटेज भी अच्छा खासा है, उसी हिसाब से हमें चलना है। अब हम लोग चलते हैं जो इस साल क्वेश्चंस आए हैं उनको खत्म करते हैं एक एक करके। सबसे पहले एक क्वेश्चन जो सिस्टम इंजीनियरिंग का आया उसको निपटा देते हैं, ठीक है। इसको निपटाएंगे तो हम लोगों का काम बहुत बन जाएगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर गिवन फॉर 3 माइंस ऑफ ए कंपनी रिसीविंग एक्सप्लोजिव फ्रॉम 3 सप्लायर्स, ठीक है ना। तो 3 अलग अलग माइन है ABC और 3 सप्लायर हैं EFG, ठीक है ना। तो वहां से हमको क्या करना है, एक्सप्लोजिव मंगाना है, ठीक है ना, करेक्ट। और ये दे रखा है उसने जो एक्सप्लोजिव की डिमांड है माइंस में, और जो सप्लायर सप्लाई कर रहे हैं वो दे रखा है डेटा, ठीक है ना। और ये जो बीच में आपको दे रखा है ये कॉस्ट दे रखी है, ठीक है ना, कॉस्ट दे रखी है। जैसे कि ये माइन 1 है और अगर माइन 1 को सप्लायर S से मंगाना है तो उसको 10 रुपए पर टन देना पड़ेगा, O से मंगाना है तो 5 रुपए पर टन, और I से मंगाना है 30 रुपए पर टन। मुझे पता है थोड़ा छोटा लिखा है, अगली स्लाइड में एकदम बड़ा लिखा हुआ है, ठीक है ना। मैंने अलग से काट के सिर्फ इसी की स्लाइड बना रखी है जिसको मुझे समझाना है, सॉल्व इसी को करना है, इसलिए अलग से बना रखी है। अभी तो ये सिर्फ सवाल है, ठीक है ना, सवाल पढ़ना है अभी तो हमें, ठीक। तो कंसिडरिंग द इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, हमें इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन लगाना है, कोई फिजिबिलिटी चेक नहीं करनी है, ठीक है ना। ऑफ दिस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम यूजिंग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, ठीक है ना। तो बेसिक फिजिबल निकालने के बहुत सारे मेथड होते हैं, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल उसमें से एक है, वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड जो सबसे अच्छा मेथड होता है, मिनिमम कॉस्ट मेथड, मिनिमम रो मेथड, ठीक है ना, मिनिमम कॉलम मेथड, बहुत सारे मेथड होते हैं, हम लोग सारे पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है ना। लेकिन अभी उसने दे रखा है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, तो हम लोग वही लगाएंगे, ठीक है ना। द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ एक्सप्लोजिव सप्लाइड टू द कंपनी इन RS, तो हमें बताना है कॉस्ट कितनी लगनी है, क्योंकि सारा खेल कॉस्ट का ही है। जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है ट्रांसपोर्टेशन, तो इसमें देखो दे रखा है कि हमारे पास तीन क्या है, माइंस है, ठीक है ना। तो ये माइन 1 है, माइन 2 है, ये माइन 3 है, ठीक है ना। और ये सप्लायर 1 है मान लो, सप्लायर 2 है और ये सप्लायर 3 है। तो अब इसको जो चाहिए है ना, यहाँ पे क्या, यहाँ डिमांड है, ठीक है ना, और यहाँ से सप्लाई हो रही है सप्लायर से, ठीक है ना। तो ये चाहे तो यहाँ से भी ले सकता है, यहाँ से भी ले सकता है, यहाँ से भी ले सकता है, ये चाहे यहाँ से भी ले सकता है, यहाँ से भी ले सकता है, यहाँ से भी ले सकता है, सेम इसकी भी हालत है। तो कोई कहीं से भी ले सकता है, कोई किसी को भी दे सकता है, तो हम वहीं से लेंगे जहाँ से कॉस्ट मिनिमम हो। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो मैंने एक कंपनी खड़ी की, ठीक है ना, किसकी, पावर प्लांट हमने लगाया 2 मेगावाट का, लगता है छोटा पावर प्लांट, ठीक है, बहुत लोगों के पास होता है, ठीक है ना। 2 मेगावाट का मैंने पावर प्लांट लगाया। अब फ्यूल की जरूरत तो है कोल की, तो कोल क्या है, कोल इधर झारखंड से भी मिल रहा है, उधर नीचे जा रहे हैं तो तेलंगाना साइड से भी मिल रहा है, ठीक है ना। और इधर क्या कहते हैं UP MP का जो बॉर्डर है सिंगरौली साइड, वहां से भी मिल रहा है। तो आप कहाँ से लोगे कोल, वो तेलंगाना से मंगाओगे क्या, कॉस्ट कितनी ज़्यादा पड़ेगी यार, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत पड़ेगी, जो पास है उसी से मंगाओगे ना, ठीक है ना। अब दूसरी चीज़, पहला तो ये, अब पता चला पास वाले के पास अवेलेबल नहीं है, तब किससे मंगाओगे, दूसरे से मंगाओगे, ठीक है ना। या फिर दूसरा वाला पहले किसी से कमिट कर चुका है तो किससे मंगाओगे, फिर कोई ऑप्शन नहीं, फिर आप तीसरे से मंगाओगे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना होता है, सारी कंडीशन देखते हुए हमें क्या निकालनी है, कॉस्ट, कि हम किससे निकालें ताकि जो हमारी टोटल मिनिमम कॉस्ट है, जो टोटल कॉस्ट है ना एक्सप्लोजिव मंगाने की, वो मिनिमम हो। बस यही है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना। बाकी डिटेल में पूरे मेथड, जितने भी मेथड हैं, ठीक है ना, फिजिबिलिटी, वो सारे हम लोग पढ़ेंगे कब, जब क्लास करेंगे। अभी इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये सप्लायर दे रखे हैं और ये माइंस दे रखी हैं, ठीक है ना। और यहाँ देखो आपको कॉस्ट दिख रही है, यहाँ पे आपको कॉस्ट दिख रही है ना, ठीक है ना, कि अगर सप्लायर S सप्लाई करता है माइन 1 में तो 10 रुपए पर टन होगा, फिर 15 रुपए पर टन होगा, इसको करता है तो 50 रुपए पर टन होगा। I करता है अगर टो को, माइन 2 को, तो 40 रुपीज पर टन होगा। ये तो बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। सबसे पहले इस तरह का सवाल सॉल्व करने से पहले हम लोग एक काम करते हैं कि डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी हो रही है,
वो देख लेते हैं। अगर वो बराबर नहीं है तो हमें एक डमी कॉलम या डमी रो, डमी सप्लायर या फिर डमी डेस्टिनेशन, ठीक है ना, डमी सोर्स या डमी डेस्टिनेशन हमें लगानी पड़ेगी, तभी तो बैलेंस प्रॉब्लम की तो सॉल्व कर पाओगे। भाई जितने चाहिए उतने दोगे ना, कि अपने मन से करोगे, ठीक है ना। तो देखो इधर देखो, तो इधर देखो 2500 2500 300, यानी कि कितना हो गया, ये सप्लाई कर रहा है, ठीक है ना, यानी कि 8000 की सप्लाई है। और डिमांड देखो 1 2 3 3 और 5 8000, यानी कि एकदम बैलेंस प्रॉब्लम है, हमें कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। जब हम लोग क्लास में पढ़ेंगे तो मैं आपको वो वाले सवाल करवाऊंगा जिसमें हम लोग डमी ऐड करते हैं, डमी रो, डमी कॉलम, डमी सोर्स या डमी डेस्टिनेशन, जो बोलना चाहो बोल सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को दिशाओं का ज्ञान होता है, क्योंकि जो मेथड है वो नॉर्थ वेस्ट बोल रहा है ना, नॉर्थ यानी कि उत्तर, वेस्ट यानी कि पश्चिम, है ना। तो दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है इस मेथड के लिए। ऊपर होता है हमारा नॉर्थ, मैप कभी देखा है, इधर होता है हमारा ईस्ट, ठीक है ना, इधर होता है हमारा वेस्ट, और इधर होता है हमारा बेटा साउथ, और ये जो होता है ये होता है हमारा नॉर्थ वेस्ट। तो यही हमारा मेथड है, यही तो हमारा मेथड है, नॉर्थ वेस्ट। तो हमको इधर चलना है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। तो आपका ये जो कॉस्ट वाला कॉलम है, जो हमको कॉस्ट बता रहा है, ठीक है ना, ये दिख रही है ना आप, कॉस्ट है ना। तो ये जो कॉस्ट बता रहा है, इसमें सबसे नॉर्थ वेस्ट वाला कॉलम कौन सा है, ये है। तो कुछ नहीं कह रहा है मेथड, नॉर्थ वेस्ट कहता है जो नॉर्थ वेस्ट में, उसको सबसे उसकी डिमांड पहले फुलफिल कर दो, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ो, फिर जो नॉर्थ वेस्ट में उसकी डिमांड फुलफिल करो, फिर आगे बढ़ो, फिर जो नॉर्थ वेस्ट में उसकी डिमांड फुलफिल करो, बस सवाल लग जाएगा, ठीक है ना। इससे इजी कोई मेथड नहीं है, ठीक। देखो नॉर्थ वेस्ट में ये आ रहा है, माइन 1 की कितनी डिमांड है, इसकी डिमांड है 100, सॉरी 1000, सप्लाई कितनी कर सकता है ये 2500, तो 1000 तो इसको दे देते हैं तुरंत। जैसे ही आपने इसको 1000 दिया तो ये तो जीरो हो गया, है ना। और यहां से आपका 1000 माइनस हो जाएगा, यानी कि अब ये जो आपका सप्लायर एस है, अब वो सिर्फ 1500 की सप्लाई कर सकता है। क्यों, क्योंकि 1000 की तो यहां पे इसने कर दी, है ना, और इसकी डिमांड फुलफिल हो गई। जैसे ही डिमांड फुलफिल हुई, आपने क्या किया, इसको काटो काटो काटो, इसको काट देते हैं, डिमांड फुलफिल, काम खत्म, है ना, काम खत्म, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब जो बचे हुए हैं भाई, उसमें से नॉर्थ वेस्ट कौन सा, ये 6 बचे हुए हैं, 6 कॉलम, है ना। नॉर्थ वेस्ट ये है, ऐसे जाओगे, यही है नॉर्थ वेस्ट। अब देखो इसको कितनी डिमांड है, इसको 2000 की डिमांड है, सप्लाई कितनी कर रहा है ये 1500, तो भाई 1500 तो दे देते हैं, 500 बचेगा तो छोड़ेंगे। तो यहाँ से 1500 चला गया, कितना बचा, 500 की इसकी डिमांड और बची है, लेकिन इसने पूरी सप्लाई कर दी है, ठीक है ना, इसने पूरी 1500 की सप्लाई कर दी है, यानी कि ये वाला कॉलम भी अपना गया काम से, ये हो गया। अब 4 बचे हैं, है ना। नॉर्थ वेस्ट कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट हमारा ये है। इन चारों में नॉर्थ वेस्ट कौन सा है, ये यही है। कितना चाहिए इसको, 500 बचा है, 1500 तो यहाँ मिल चुका, माइन 2 को 2000 चाहिए था, 2000, 1500 यहाँ मिल गया, 500 यहाँ दे देते हैं, ठीक है ना। तो ये तो जीरो हो गया, यहाँ से 500 घटा देते हैं, कितना बचा 2000, यानी कि ये भी आपका फिनिश, ये भी फिनिश, इसकी भी डिमांड, माइन 1 की डिमांड फुलफिल, 1000 का 1000 मिल गया, इसको 2000 का 2000 मिल गया। अब इसका बचा, इसको कितना चाहिए, इसको तो 5000 चाहिए, 5000 चाहिए, बैलेंस प्रॉब्लम है। इसके पास कितना है 2000, इसके पास कितना है 3000, तो दे दो भाई, नॉर्थ वेस्ट तो ये, पहले इसको 2000 दे दो, इसको पहले 2000 दे दो, सॉरी कहाँ गया, इसको पहले 2000 दे दो और इसको फिर 3000 दे दो, तो ये भी आपका जीरो और आपका ये भी जीरो, यानी कि आपकी पूरी प्रॉब्लम बैलेंस बन गई। तो आपने कहाँ कहाँ से मंगाया है, माइन 1 ने मंगाया है इससे, सप्लायर एस से, माइन 2 ने मंगाया है सप्लायर एस से और सप्लायर ओ से, ठीक है ना, और माइन 3 ने मंगाया है सप्लायर ओ से और सप्लायर आई से, करेक्ट। अब कॉस्ट निकाल लेते हैं, टोटल कॉस्ट, आसान है ना, ठीक है ना, नॉर्थ वेस्ट से चलते रहना है बस, करेक्ट। अब जरा देखो टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं, टोटल कॉस्ट, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल लेते हैं, है ना। टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालो कि नहीं निकालो भाई, हाँ निकालते हैं, गर्मी हो गई यार, है ना। अब देखो जरा,
10 इंटू 1000 टन मंगाया है और 10 रुपीज पर टन है, तो 1000 इंटू 10 प्लस 15 रुपीज पर टन है, 1500 मंगाया है, तो 1500 इंटू 15, करेक्ट। और ये 2 इंटू 500 प्लस 100 इंटू 2000, 2000 इंटू 100 और प्लस 20 इंटू 3000। यहां से आप टोटल कर सकते हो, कैलकुलेटर आपके पास लागू होता है, मेरे पास भी कैलकुलेटर है, ठीक है ना। मैं इसी से लगाता हूं, देखो अभी जोड़ दे रहा हूं। ये आ रहा अराउंड 293500, 293500 रुपीज, ठीक है ना। ये आ गया आपका, यानी इतनी आपको टोटल कॉस्ट पड़ेगी अगर आप नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से निकालोगे। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 293500, ऑप्शन सी राइट आंसर है। 2 नंबर का क्वेश्चन था। आपको लग रहा है वो लेंदी है, बड़ा है, नहीं, अगर आपको पता है तो आप सीधा ये सब कहानी नहीं करोगे, सीधा उठाओगे, सीधा टोटल करोगे, बैलेंस चेक करोगे और तुरंत देना चालू करोगे और जोड़ दोगे, ठीक है ना। हार्डली 1 मिनट का सवाल है, हार्डली 1 मिनट का सवाल है। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ट्रांसपोर्टेशन का हमारा सवाल लग गया, सिस्टम इंजीनियरिंग का। अब आते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सवाल पढ़ते हैं, ठीक है ना। ट्रस का सवाल है। A 5-member truss system is shown in the figure. The maximum vertical force P in kilonewton that can be applied so that load on the member CD and BC do not exceed, ठीक है ना, इतना और इतना, ठीक है ना। तो CD और इससे पहले की कुछ बवाल हो, हम लोग CD का फोर्स मान लेते हैं क्या, एक F2, ठीक है ना। अभी मैंने डायरेक्शन ऐसे ही बना दिया है, ठीक है, डायरेक्शन अभी, ठीक है ना। और इसमें जो फोर्स है वो है F3, ठीक है ना। तो CD वाला जो है, CD जो F2 है हमारा, वो हमारा नहीं होना चाहिए 30 से ज़्यादा, 50 से ज़्यादा, किससे ज़्यादा, 50 से ज़्यादा। CD कितना दे रखा है, 50 से ज़्यादा, 50 से ज़्यादा। और जो F3 वाला फोर्स है वो नहीं होना चाहिए हमारा 30 से ज़्यादा, करेक्ट। ऐसा उसने सवाल में दे रखा है। अब हमको P की वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। तो हमें फाइंड आउट करना है कि हमारी P कितना है। देखो यहाँ पे कुछ तो घपला है। सबसे पहले तो देखो कुछ चीज़ आप समझ लो, बेसिक, ठीक है ना, कि फोर्स यहाँ लग रहा है, तो आपको ये तो पता चल रहा होगा कि टेंशन और कंप्रेशन किस में है, ठीक है ना। नहीं पता चल रहा है तो जो हम लोग क्लास करेंगे तब देखेंगे। देखो ये जो है ना, ये वाला, करेक्ट, CD में क्या होगा, उधर से खींच रहे हो ना, तो क्या होगा, टेंशन होगा, करेक्ट, क्या होगा, टेंशन होगा, ठीक है ना। CD में क्या होगा हमारा, टेंशन होगा, तो टेंशन होगा ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है ना, करेक्ट। अब ये देखोगे आप CA, तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी टेंशन ही होगा, करेक्ट। और ये जो बाकी तीनों हैं इनमें कंप्रेशन होगा, क्या होगा, कंप्रेशन, ठीक है ना, कंप्रेशन, ठीक है ना, करेक्ट। ये टेंशन में है, ये टेंशन में है, ये कंप्रेशन में है, ये कंप्रेशन में है, ये कंप्रेशन में है, ठीक है ना, ठीक है ना। ये तो बेसिक है एकदम। अब जरा देखो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक ट्विस्ट है, सवाल अच्छा है। पॉइंट C को लेते हैं। पॉइंट C पे देखो एक फोर्स ये जा रहा है F2, ठीक है ना, एक ये F3 जा रहा है ऊपर, F3, करेक्ट। और एक ये मान ले रहे हैं हम, ये क्या है हमारा F1, ठीक है ना। तो एक ये फोर्स जा रहा है हमारा F1। अगर आप देखोगे तो ये 60 है, ये 60 है, ट्राइंगल है, तो ये भी क्या होगा, 60, ठीक है ना। तो ये ऊपर जा रहा है तो ये 120 हो गया, ठीक है ना, ये 60 है और ये भी 60 होगा, ठीक है, तो ये भी 120 हो जाएगा, इधर भी 120 हो जाएगा। यानी कि ये जो तीनों एंगल हैं ये 120 हैं। तो यहां से हमारा एक कॉन्सेप्ट लामीस थ्योरम लग रही है, ठीक है ना। तो यहां से क्या निकल के आ रहा है, F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F3 आ रहा है, ये सीधा सा है पॉइंट C से। यानी कि F2 और F3 की वैल्यू बराबर होनी चाहिए भाई, F2 और F3 बराबर होने चाहिए। ये तो हमको बता रहा है ये डायग्राम, इसका फिर जो हमने पॉइंट C का डायग्राम बनाया है, फ्री बॉडी डायग्राम, है ना। लेकिन F2 है 50 और F3 है 30। तो अगर हम लोग
F2 को 50 लेके चलते हैं तो F3 भी कितना हो जाएगा 50, क्योंकि बराबर है, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, लेकिन ये तो फेल हो जाएगा, ठीक है ना। इफ दो केस बनेंगे, या तो हम लोग कर सकते हैं F2 इक्वल टू F3 इक्वल टू 50, या हम लोग कर सकते हैं F2 इक्वल टू F3 इक्वल टू क्या 30, है ना। यही दो काम कर सकते हैं हम लोग, एक और ये दो। भाई ये कोई फिक्स वैल्यू तो दे नहीं रखी है, उसने बोला इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 50 से ज्यादा 30 से ज्यादा, यानी 30 से कम भी हो सकता है, 50 से कम भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर आप ये करते हो तो इस केस में जो आपका F2 है, F3 है, वो तो 50 हो गया, 30 से ज्यादा हो गया, तो ये तो सिस्टम फेल हो जाएगा, इसमें सिस्टम क्या हो जाएगा फेल, ठीक है ना। इसमें क्या करेगा सिस्टम वर्क, क्योंकि दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सिस्टम वर्क्स, ठीक है ना, सिस्टम वर्क्स, ठीक है ना, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सिस्टम वर्क करेगा। यानी कि इस मेंबर में भी 30 न्यूटन होगा, किलो न्यूटन जो भी दे रखा है आपको, ठीक है ना 30, और इस वाले में भी होगा 30, करेक्ट 30। यानी कि जो हमें पता चला है विश्वसनीय सूत्रों से, वो हमें क्या पता चला है, वो हमें ये पता चला है कि इसमें जो फोर्स होगा, है ना, F2 जिसको हमने बोला वो होगा हमारा 30 किलो न्यूटन, और इसमें जो फोर्स होगा हमारा, ठीक है ना, F3 बोला है वो भी क्या होगा हमारा 30 किलो न्यूटन, ठीक है ना। इसमें हम लोग मान ले रहे हैं क्या कि फोर्स जो है हमारा वो क्या है F4 है। इसमें क्या था हमारा, ठीक है ना, इसमें क्या था हमारा, इसमें था हमारा F1, ठीक है ना, ये हमारा P है। अब हमारे पास दो मेथड होते हैं इस सवाल को सॉल्व करने के, ठीक है। देखो इतना इजी है, कुछ मैंने कुछ बहुत हैवी चीज नहीं बता दी है कुछ भी, ठीक है ना। मैंने क्या डिसाइड किया कि भाई 30 किलो न्यूटन ही होगा, क्यों होगा, क्योंकि हमने देखा कि भाई बैलेंस हो रहा है वहां पे, ठीक है ना, F1 F2 F3 बराबर हो रहे हैं। अगर आप 50 मान के चलोगे, ठीक है ना, इसीलिए उसने नहीं लिखा था सवाल में कि 50 किलो न्यूटन लग रहा है, 30 नॉट एक्सीड लिखा है इसीलिए उसने, ठीक है ना, यानी कि उससे कम ही होगा इसीलिए, ठीक। तो देखो दो मेथड होते हैं सॉल्व करने के, एक होता है हमारा ज्वाइंट मेथड और एक होता है हमारा सेक्शन मेथड, ठीक है ना। देखो ज्वाइंट मेथड हम लोग तब यूज करते हैं जब कम मेंबर हो, जैसे अब यहाँ पे 5 है तो हम लोग कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे मेरी 2 के फोर्स हमें पहले से पता है, ठीक है ना। लेकिन अगर 10-12 मेंबर होते, ठीक है ना, 10-12 बीम होती मेंबर होते, ठीक है ना, तब हम क्या करते, तब हम लोग सेक्शन मेथड यूज करते। मैं आपको दोनों से लगा के दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो हम लोग ले लेते हैं कौन सा, पॉइंट डी। पॉइंट डी का हम लोग बना रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखो डी है पॉइंट, डी पॉइंट से हमारे 3 फोर्स जा रहे हैं, ठीक है ना। एक इधर जा रहा है हमारा कौन सा F2, ये कितना जा रहा है हमारा F2, वैल्यू कितनी है इसकी 30 किलो न्यूटन। एक हमारा नीचे जा रहा है क्या, एक हमारा नीचे जा रहा है क्या, ये तो P है, आपको दिख रहा होगा P P P P, है ना, जो हमें निकालना है। और एक जो आपका ऊपर जा रहा है कौन सा F4, जो कंप्रेशन वाला है, ठीक है ना। एक जो है आपका ऊपर जा रहा है कौन सा F4, ठीक है ना। ये कौन सा हो गया आपका F4, ये 60 है। अब इसके कंपोनेंट ले लो F4 के, हमें F और ये नहीं पता, ये तो पता है हमें F2, ठीक है ना। एक कंपोनेंट ले लो, ठीक है ना, एक हॉरिजॉन्टल वाला ले लो और एक वर्टिकल वाला ले लो। तो अगर जब सिग्मा F x 0 कर दो, एक बार सिग्मा F y 0 कर दो, Fx में क्या आ जाएगा, ठीक है ना, F4 cos थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा F2, है ना, F2 कितना है 30 किलो न्यूटन, ठीक है ना। तो ये तो इक्वेशन 1 बन गई। दूसरा देखो वर्टिकल वाला कौन सा हो जाएगा, F4 साइन 60, थीटा क्यों लिख रहा हूं मैं, 60 तो मुझे पता है, ठीक है ना, 60, ठीक है ना, 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P, करेक्ट। इसको 2 मान लो। अब क्या कर दो, 2 डिवाइड बाई 1 कर दो, 2 डिवाइड बाई 1 कर दो। तो 2 डिवाइड बाई 1 कर देते हैं हम लोग। तो देखो क्या आ रहा है, देखो क्या आ रहा है, ये आ जाएगा हमारा F4 कट जाएगा डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा हमारा tan 60 साइन डिवाइड बाई कॉस 60, ठीक है ना। और ये हो जाएगा हमारा P डिवाइड बाई 30, ठीक है ना। तो यहाँ से जो हमारा P निकल के आएगा वो निकल के आएगा 30√3। कैलकुलेटर आपके पास निकाल सकते हो, तो 51.90 किलो न्यूटन के आसपास आ रहा है P की वैल्यू।
51.90 किलो न्यूटन आ रहा है हमारा, ठीक है ना, 90 आ रहा है, 960 आ रहा है, ठीक है ना, कैलकुलेट कर लेना है, मल्टीप्लाई करना ही है, ठीक है, 960 कर देता हूँ मैं यार, 30 क्रॉस 3, ठीक है ना, 51.960, करेक्ट। ये तो हमारा कौन सा हो गया, ज्वाइंट मेथड। सेक्शन मेथड और इजी होता है, क्यों? सेक्शन मेथड में क्या करते हैं हम लोग, सेक्शन मेथड सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसको कॉमन कॉपी करते हैं सेक्शन मेथड में मैं कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ सेक्शन मेथड आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। आंसर तो हमको मिल गया है, ऑलमोस्ट सेम ही आएगा, ठीक है ना। तो सेक्शन मेथड में क्या करते हैं भाई, ये तो हमको पता है F2 है ना, और ये जो हमारा F4 है, करेक्ट। तो हम लोग यहां से सेक्शन काटते हैं, ये काट देते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे हम लोग लिखने वाले हैं सेक्शन मेथड, सेक्शन मेथड। अभी हो सकता है किसी ने ना पढ़ा हो ट्रस्ट, तो उसको थोड़ा सा अजीब लग भी सकता है, लेकिन सिंपल जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, आप लोग साइंस के स्टूडेंट हो तो थोड़ा बहुत फोर्स बैलेंस करना, घटक लेना, मतलब कंपोनेंट लेना, ये तो पता ही है ना, ठीक है ना। तो देखो डी करते हैं, डी से एक ये जा रहा है हमारा, कौन सा जा रहा है, ये F2, ठीक है ना। एक ये जा रहा है हमारा, ये कौन सा हमारा B, ठीक है ना। ये कौन सा पॉइंट है B, ये है पॉइंट D, और एक ये जा रहा है P, ठीक है ना। ये मैं इस पर कोई जरूरत नहीं है इसकी F4 की, क्यों? क्योंकि हम लोग लेंगे मोमेंट अबाउट पॉइंट B, ठीक है ना। तो जब आप पॉइंट B के अबाउट मोमेंट लोगे तो सीधी सी बात है कि ये वाला जो फोर्स है वो जीरो हो जाएगा, तो हम कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, करेक्ट। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो लेंथ है ये क्या है हमारी, 2 मीटर, करेक्ट, 2 मीटर है। तो हमको निकालना पड़ेगा भाई, है ना, लेंथ तो निकालनी पड़ेगी हमको। ये है हमारा क्या, BD, करेक्ट, BD। तो ये तो हमारा 60 पता है हमको, ठीक है ना। तो एक बार ये ले लेते हैं, ठीक है ना, एक बार ये कंपोनेंट, तो क्या हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज आ रहा है, यानी कि P इंटू BD और cos 60, ठीक है ना। ये F4, सॉरी F4 बोल रहा हूँ, F2 है ना, ये तो F2 है ना बेटा, है ना, F2 है ना, ये तो D वाला है ना। तो F2 जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि माइनस F2, ये था BD cos 60, तो ये क्या हो जाएगा, BD sin 60, ठीक है ना। F2 BD sin 60 इक्वल टू 0, करेक्ट। तो सॉल्व करो इसको, ठीक है ना, BD कॉमन करके 0 कर दो, इसको उधर ले जाओ, ठीक है ना। F2 तो हमको पता है 30, ठीक है ना। तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा, F2 sin 30 डिवाइड बाई cos 60, क्योंकि cos 60 इधर नीचे चला जाएगा, ठीक है ना, cos 60, ठीक है ना। तो P आ गया हमारा 30 इंटू 1030, यानी कि √3, यानी कि 51.960, ठीक है ना, किलो न्यूटन। ये आपका P की वैल्यू आ गई, करेक्ट। और आंसर देखोगे तो जो आंसर दे रखा था गेट में, ठीक है ना, वो दे रखा था 50 से 53 के बीच में कुछ भी। तो दोनों मेथड आपने समझ लिए, एक आपका सेक्शन मेथड था और एक आपका ज्वाइंट मेथड था, ठीक है ना। ज्वाइंट मेथड हम लोग यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ, देखो ज्वाइंट मेथड क्या होता है, बहुत सिंपल तरीका होता है कि हम लोग सेक्शन ले लेते हैं, वो सेक्शन में देखते हैं कि कम से कम एक हमें नोन हो, ठीक है, जैसे हमें F2 नोन था, और जो फोर्स हो, मैक्सिमम फोर्स हमारे उस पॉइंट से जा रहे हो जिसके अबाउट मूवमेंट लेना है, तो वो सारे जीरो हो जाएंगे और ये एक अननोन रह जाएगा। तो देखो इसमें क्या हुआ, ये हमारा F4 वाला था, वो कंपोनेंट जीरो हो गया है, और ये F2 हमें पता था, BD कट गया, आ गया हमारा आंसर, ठीक है ना। जब बहुत सारे हमारे पास मेंबर होते हैं, ठीक है ना, ट्रस्ट के, तब हम लोग ये मेथड यूज करते हैं। अदरवाइज ज्वाइंट मेथड भी बढ़िया है, ठीक है ना, क्योंकि गेट में ज़्यादा ऐसा आता नहीं है कि 10 20 25 या 8 10 मेंबर हो, ठीक है ना। लेकिन ज्वाइंट मेथड मेरे हिसाब से बढ़िया होता है, अगर आपको एग्जाम में करना है, अगर आपको समझ में आ जाता है तो बेस्ट है,
ठीक है। तो हम लोग जब पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना, शुरुआत से कि क्या क्या हम लोग क्या कहते हैं एजम्पशन लेते हैं, ठीक है ना, पूरे पूरे क्या कहते हैं मैकेनिक्स में, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कहाँ क्या एजम्पशन लेते हैं, कौन सा फोर्स लगाते हैं, कैसे कैलकुलेशन करना है, किस तरह के क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन जो आया वो 1 नंबर का, ये तो मैं ना ही बताऊँ तो ज़्यादा अच्छा है क्यों, ये तो आप लोग पॉज करके 1 मिनट में कर सकते हो, ठीक है ना। एक ही कॉन्सेप्ट लगता है इसमें, फ्री बॉडी डायग्राम वाला, ठीक है ना। क्या फ्री बॉडी डायग्राम से सवाल लग जाता है क्या, कि अगर स्ट्रिंग एक है तो उसमें एक ही टेंशन रहेगा, ठीक है ना। जैसे कि देखो इसमें पूछ रहा है M1 और M2 की वैल्यू, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई यहाँ से अगर ये जा रहा है 100 तो ये भी क्या होगा, ठीक है ना, ये भी 100 ही होगा, 100 ही होगा, सेम स्ट्रिंग है ना। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं, देखो ऐसे बनेगा, ये क्या है M1, ठीक है ना, ये तो नीचे जा रहा है उसे छोड़ो, ठीक है ना। यहाँ पे कितना लग रहा है फोर्स 100, तो इसको बैलेंस करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर M1 है तो यहाँ पे भी क्या होगा, M1 ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों बराबर लगने ना भाई, है ना, सेम स्ट्रिंग में बराबर ही टेंशन होता है। अगर आप 10 पुली बना दो, ठीक है ना 10 पुली से होके जा रहा है और यहाँ पे टेंशन अगर टी है तो यहाँ भी टी होगा, यहाँ भी टी होगा, यहाँ भी टी होगा, सब जगह टी होगा, ये कॉन्सेप्ट होगा, आपने सबने पढ़ा होगा, ठीक है ना। उसी कॉन्सेप्ट से लग रहा है 2 मिनट में, देखो, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ रहा है हमारा 2M1 इक्वल टू 100, यानी कि M1 की वैल्यू कितनी आ गई 50, यानी कि इसमें 50 kg वाला फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, 50, इसकी वैल्यू 50 आ गई। अब देखो ये 50 है, ठीक है, तो ये भी क्या होगा 50 होगा, तो इसको नीचे वाले को बैलेंस कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये कितना आ रहा है 50, तो सेम स्ट्रिंग है, ये सेम स्ट्रिंग है ना, ठीक है ना, यहाँ 50 है तो यहाँ 50 है, यहाँ भी 50 है, तो ये 50 है, तो बैलेंस कर दो इसको भी फ्री बॉडी डायग्राम को, कितना हो जाएगा 50 + 50 इक्वल टू M2, तो M2 कितना आ गया 100। 1 नंबर का सवाल इसीलिए है क्योंकि ये एक ही नंबर के लायक है, 50 और 100 आंसर हो जाएगा। और फिर हम लोग जब पढ़ेंगे तो बेल्ट पुली, है ना, कैसे कैसे डायग्राम बनाना है, कैसे कैसे करना है। खैर देखो ये तो इजी है, और 1 नंबर के सवाल इजी ही होते हैं मैकेनिक्स में, 2 नंबर के सवाल अच्छे होते हैं। जैसे पिछले वाले सवाल में अगर आपने 50 को लेके उसको सॉल्व कर दिया होता तो सवाल आपका गलत हो गया होता। उसमें ये चीज़ देखनी ज़रूरी थी कि भाई वो सिस्टम वाला जो मेंबर है वो फेल हो जाएगा, वो पर्टिकुलर मेंबर जो हमारा था वो फेल हो जाएगा अगर हम 50 किलोमीटर रखेंगे। उसके लिए जो परमिसिबल था वो कितना था, ओनली 30 किलो न्यूटन था, तो हमें 30 किलो न्यूटन से क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे इस साल के क्वेश्चन ये हो गए हैं 25 के, होपफुली आपको समझ में आए होंगे। बाकी जब हम लोग क्लास पढ़ेंगे डिटेल में सारे सब्जेक्ट सारे टॉपिक्स, है ना, विथ थ्योरी, मैं आपको पूरी थ्योरी भी प्रॉपर लिख पाऊँगा करवाऊँगा, और क्वेश्चंस भी सारे कराऊँगा, और प्रीवियस ईयर भी सारे कराऊँगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम लोग अप्रैल के लास्ट वीक में, तब तक दम लगा के पढ़ो, जितने सब्जेक्ट तब तक हो रहे हैं उनको कंप्लीट कर लो, बाद के लिए लोड कम रखो, है ना। अगर शुरुआत से रन रेट मेंटेन नहीं करते हो तो लास्ट में बहुत प्रेशर आ जाता है ना, और आउट होके मैच हार जाते हैं। यही देखते हो ना क्रिकेट में, यही सीखा है ना। अगर शुरुआत से सिंगल डबल लेते हुए भी थोड़ा रन रेट मेंटेन करके रखो, ज़्यादा ना बढ़ने दो, तो बाद में आराम से जीता जा सकता है मैच। बस यही करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर है आप में दम, या मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि नहीं पढ़ना, डेली नहीं पढ़ना, अगर आपके अंदर है तो डेली पढ़ो, लगातार पढ़ो साल भर, फिर तो कोई रोक ही नहीं सकता, पहली रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। अगर आपने सही डायरेक्शन में बढ़िया से अच्छा पढ़ा तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। लेकिन हाँ, अगर नहीं लग पा रहा, क्योंकि भाई स्टूडेंट आप भी हो, हम भी रहे हैं, तो हमें पता है कि कितना मोटिवेट होते हैं, कितना लगातार पढ़ पाते हैं। लास्ट दिन तो पढ़ के हम लोग एग्जाम निकालते हैं इंजीनियरिंग का, ठीक है ना। तो मैं उस हिसाब से बता रहा था कि एंजॉय भी करो और पढ़ो भी, लेकिन हाँ सिंगल डबल लेते रहो, रन रेट को मेंटेन रखो, ताकि लास्ट में आपका लोड ना बढ़े, ठीक है ना। बस इतना है, चलिए फिर, थैंक यू।